आत्मा, क्या ये सच में होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे मन में है। चलिए, आज इस पुराने सवाल का जवाब ढूंढते हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में, न्यूरोसाइंस की नज़र से। देखते हैं कि दिमाग के अंदर झांकने पर हमें क्या हैरान कर देने वाले सबूत मिलते हैं। अब देखिए, आमतौर पर तो हम सब यही सोचते हैं, है ना, कि हमारा मन, हमारी सोच, हमारी चेतना, ये सब कुछ बस हमारे दिमाग का ही खेल है। दिमाग है तो मन है। लेकिन कुछ ऐसे मेडिकल केस सामने आए हैं जो इस सीधी साधी सोच को पूरी तरह से हिला कर रख देते हैं। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं वो एक नॉर्मल, सेहतमंद दिमाग का एमआरआई स्कैन है, और दाईं तरफ ये एक नौजवान महिला का दिमाग है। और हैरानी की बात यह है कि इसका लगभग 2/3 हिस्सा है ही नहीं। जी हाँ, उसकी जगह सिर्फ पानी भरा है। अब सोचिए, दिमाग का इतना बड़ा हिस्सा गायब होने के बावजूद ये लड़की एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। हाई स्कूल में टॉप स्टूडेंट्स में से एक थी। ये कैसे मुमकिन है? अगर मन पूरी तरह से दिमाग पर ही निर्भर होता तो ये तो नामुमकिन लगना चाहिए, है ना? और सुनिए, ये कोई एक अकेला अजूबा नहीं है। ऐसे और भी कई मामले हैं। जोशुआ, जो दिमाग के 2/3 हिस्से के बिना पैदा हुआ और आज स्पोर्ट्स खेलता है। मैगी, जिसका सेरिबेलम का ज्यादातर हिस्सा ही नहीं है, फिर भी उसने मास्टर्स डिग्री ली है। और निकोलस, जिसके दिमाग के दोनों हिस्से ही नहीं है, सिर्फ ब्रेन स्टेम है, फिर भी वो पूरी तरह से होश में है और इमोशनली भी नॉर्मल है। ये सारे मामले हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो जाहिर है, इन सब हैरान कर देने वाले मामलों को देखकर साइंटिस्ट के मन में भी सवाल उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा मन, या कम से कम उसके कुछ हिस्से, दिमाग की इस फिजिकल बनावट से बाहर भी मौजूद हों? यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जो मशहूर न्यूरोसर्जन वाइल्डर पेनफील्ड ने नोट की। वो अपने मरीजों के दिमाग को बिजली के हल्के झटकों से स्टिमुलेट करते थे, और उन्होंने देखा कि ऐसा करने से हाथ पैर हिल सकते हैं, कोई पुरानी याद ताज़ा हो सकती है। लेकिन उन्होंने पाया कि आज तक किसी को भी कैलकुलस का दौरान नहीं पड़ा या फिलॉसफी का दौरान नहीं पड़ा। मतलब दिमाग के किसी भी हिस्से को छूने से कोई अचानक मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू नहीं कर देता। पेनफील्ड अपने एक्सपेरिमेंट से दिमाग में बहुत कुछ करवा सकते थे। अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, अजीब सी फीलिंग्स, यहाँ तक कि डर या खुशी जैसी भावनाएं भी जगा सकते थे। लेकिन एक चीज वो कभी नहीं कर पाए, वो दिमाग के किसी भी हिस्से को स्टिम्युलेट करके किसी से तर्क या लॉजिकल सोच नहीं करवा पाए। उन्हें दिमाग में वो स्विच कभी नहीं मिला जो हमारी बुद्धि या इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता हो। और इसी वजह से वो एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी नतीजे पर पहुंचे। उनका कहना था कि इसका सबसे सीधा साधा एक्सप्लेनेशन यही है कि मन का वो हिस्सा जो सोचता है, तर्क करता है, वो दिमाग से आता ही नहीं है। सबूतों की ये कड़ी और भी मजबूत होती है जब हम स्प्लिट ब्रेन मरीजों को देखते हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिमाग के लेफ्ट और राइट हिस्से के बीच का कनेक्शन काट दिया जाता है। अब लॉजिकली तो सोचना चाहिए कि इनके अंदर 2 अलग-अलग चेतनाएं काम कर रही होंगी, पर कमाल की बात यह है कि उनका मन फिर भी एक ही रहता है, बिल्कुल एक। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है इसका। मरीज के दिमाग के एक हिस्से को, मान लीजिए लेफ्ट साइड को बेसबॉल की तस्वीर दिखाई गई, और दूसरे हिस्से को, राइट साइड को, एक टूटी हुई खिड़की की तस्वीर। अब याद रखिए, दिमाग के ये दोनों हिस्से आपस में बात नहीं कर सकते। फिर भी जब मरीज से पूछा गया क्या हुआ, तो जवाब क्या मिला? बेसबॉल ने खिड़की तोड़ दी। लेकिन ये हुआ कैसे? दिमाग का कोई भी एक हिस्सा ऐसा नहीं था जिसने दोनों तस्वीरें एक साथ देखी हों। तो फिर दोनों को जोड़ा किसने? इसका मतलब ये है कि ये इंटीग्रेशन, ये जुड़ाव दिमाग में नहीं बल्कि मन में हुआ। एक ऐसी जगह जो दिमाग के 2 टुकड़े हो जाने के बाद भी एक ही है। चलिए, अब आते हैं फ्री विल या हमारी इच्छा शक्ति पर। एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि जब हम कोई काम करने का फैसला करते हैं तो फैसला लेने से ठीक पहले दिमाग में एक एक्टिविटी होती है। इसे देखकर लगता है कि दिमाग ने फैसला पहले ही कर लिया, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब हम किसी काम को करने से इनकार करते हैं, यानी उसे वीटो करते हैं, तब दिमाग में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं दिखती। इसे फ्री वोंट या स्वतंत्र इनकार कहते हैं। तो हो सकता है कि दिमाग हमें सिर्फ आइडियाज या टेम्पटेशंस देता हो, लेकिन उन पर अमल करना है या नहीं, ये फैसला कोई और कर रहा है, हमारा फ्री वोंट। और ये जो सबूतों की लिस्ट है, ये यहीं खत्म नहीं होती।
असल में ये और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है जब हम उन हालातों को देखते हैं जहां दिमाग या तो बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका है या फिर काम ही नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर उन मरीजों को लेते हैं जो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट या पीवीएस में होते हैं। ये कोमा की सबसे गहरी स्टेज है, ब्रेन डेथ से बस एक कदम पहले की। और सालों तक यही माना जाता रहा कि इन मरीजों के अंदर अब कोई मन, कोई चेतना बची ही नहीं है। लेकिन फिर आई एफएमआरआई टेक्नोलॉजी और उसने सब कुछ बदल दिया। ये जानकर शायद यकीन न हो, लेकिन लगभग 40% पीवीएस मरीज जब स्कैन किए गए तो पता चला कि वो पूरी तरह से होश में हैं। वो सवालों को समझ रहे थे और यहाँ तक कि अपने मन में मेंटल मैथ्स भी कर रहे थे। सोचिए, शरीर पूरी तरह से बेजान, लेकिन अंदर मन पूरी तरह से जिंदा। और फिर आते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी NDEs। ये वो अनुभव है जब लोग मौत के मुंह से वापस आते हैं, और इनमें से लगभग 20% अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें वेरीफाई किया जा सकता है। मतलब लोग ऐसी चीजें बताते हैं जो उस वक्त हुई जब वो क्लिनिकली डेड थे और उनका दिमाग पूरी तरह बंद था। और इन अनुभवों में एक गजब का पैटर्न देखने को मिलता है। लोग अपनी ही सर्जरी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं जो उन्होंने देखी, जबकि उनकी आंखें बंद थीं और दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो एक सुरंग के आखिर में अपने उन रिश्तेदारों को देखते हैं जो गुजर चुके हैं। और सबसे अहम बात, आज तक मेडिकल लिटरेचर में एक भी ऐसा केस नहीं है जहां किसी ने उस सुरंग के आखिर में किसी जिंदा इंसान को देखा हो। हमेशा वही दिखते हैं जो जा चुके हैं। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? अगर हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इच्छा शक्ति दिमाग से बाहर भी काम कर सकती है, तो फिर आत्मा क्या है? इन सबूतों के आधार पर हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये सारे वैज्ञानिक सबूत एक हाइब्रिड मॉडल की तरफ इशारा करते हैं। मतलब आत्मा के दो हिस्से हैं, एक मटीरियल और एक स्पिरिचुअल। जो मटीरियल हिस्सा है वो हमारे दिमाग से जुड़ा है। चलना फिरना, महसूस करना, यादें, इमोशंस, ये सब दिमाग का काम है। लेकिन जो स्पिरिचुअल हिस्सा है वो नॉन फिजिकल है। हमारी बुद्धि, हमारा तर्क करने की क्षमता, सही गलत का फैसला करने की हमारी आज़ाद इच्छा शक्ति, ये सब वहां से आता है। और आत्मा का यही आध्यात्मिक पहलू, ये जो हमारी सोचने, समझने की और सही गलत में फर्क करने की ताकत है, यही वो चीज़ है जो हम इंसानों को इस दुनिया के बाकी सभी जीवों से बिल्कुल अलग बनाती है। ये अविभाज्य है और स्पेस टाइम के परे है। और यहाँ हम पहुँचते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर आत्मा का एक हिस्सा स्पिरिचुअल है, नॉन फिजिकल है, मतलब वो किसी चीज़ से बना ही नहीं है, तो क्या उसे नष्ट किया जा सकता है? क्या वो मर सकती है? इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए आपने कागज पर 8 लिखा। अब आप उस कागज को जला सकते हैं, फाड़ सकते हैं, तो वो मटीरियल 8 तो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आप 8 के कॉन्सेप्ट को, उसके आइडिया को खत्म कर सकते हैं? नहीं, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। वो हमेशा रहेगा, चाहे दुनिया का सारा कागज जल जाए। बिल्कुल इसी तरह मौत क्या है? मौत है हमारे मटीरियल शरीर का विघटन, यानी टुकड़ों में बिखर जाना। लेकिन जो आत्मा स्पिरिचुअल है, जो किसी मटीरियल से बनी ही नहीं है, जिसमें कोई हिस्से ही नहीं है, वो भला बिखरेगी कैसे? इसीलिए ये आध्यात्मिक आत्मा स्वभाव से ही अमर है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तो आखिर में थॉमस एक्विनास की ये बात बहुत गहरी लगती है कि जैसे सूरज उगने पर अचानक सब कुछ साफ और खूबसूरत दिखने लगता है, शायद मौत के बाद भी हम देखते हैं, पर अपनी आंखों से नहीं, बल्कि बाहर से आने वाली एक दिव्य रोशनी से। शायद उस आध्यात्मिक दुनिया में देखना किसी अंग का मोहताज नहीं, बल्कि एक अलग तरह की समझ और अनुभव है।